हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज का चौथा पार्ट और इसमें हम 4 चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर 13, 14, 15 और 16। और इसमें हम आएंगे पहाड़ों से समुद्र तक, बसुआ के खेत में, मंडी से घर तक, और फिर हम बहुत सारी चिड़ियों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों से समुद्र तक की बात जब हम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पानी गंदा कैसे होता है। अगर पहाड़ों से समुद्र की बात करें तो एक ही चीज है जो वहां से वहां तक जाती है, वह है पानी। तो पानी कैसे गंदा होता है, पानी के प्रदूषक पदार्थ कौन कौन है, क्या है बीओडी और क्या है यूट्रोफिकेशन। यहाँ ट्रो है न कि त्रो, यूट्रोफिकेशन। और पानी में घुली भारी धातुओं का हम पर क्या होता है प्रभाव। इसके साथ ही हम जानेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, क्या है और क्या है इसके काम, और हम जानेंगे हम पानी को स्वच्छ कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों से समुद्र तक जब पानी आता है ना, तो पानी बहुत ही स्वच्छ होता है जब पहाड़ों से निकलता है, और उतना ही ज्यादा गंदा होता है जब वो समुद्र में पहुंचता है। कैसे हो जाता है इस बीच के इसके जो सफर है, इस बीच के सफर में क्या क्या होता है इस पानी के साथ, इसमें हम जानते हैं। देखिए, जब पहाड़ों से पानी निकलता है तो पानी बहुत ही स्वच्छ होता है, पीने योग्य होता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर। तो ये पोर्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही ये नीचे आता है ना, और हमारे हम कहें हरिद्वार में अगर पानी पहुंचता है, जैसे गंगा की बात करें तो गंगोत्री से जब गंगा आती है तो बहुत ही स्वच्छ होती है। भागीरथी वहां से जब चलती है, देवप्रयाग में आके गंगा बनती है, उसके बाद ये बहुत ही स्वच्छ पानी होता है, बहुत ही स्वच्छ। लेकिन जैसे ये हरिद्वार में आता है, हरिद्वार में इसमें फैक्ट्रियों की गंदगी आनी शुरू हो जाती है, और यूपी में कानपुर के आते आते तक तो पानी का अपना रंग ही बदल चुका होता है। गंगा अपनी असलियत में होती नहीं है, वहाँ उनके पास ढेर सारे कचड़े होते हैं, और उन कचड़ों को लेकर और आगे बढ़ती हैं। और जब इलाहाबाद में आती हैं तो फिर तो वे कम नीली हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं, और बहुत सारे रंगों में रंग जाती हैं। और वहाँ यमुना मिलती है उनके साथ, और गंगा की यात्रा फिर से वहां से शुरू होती है गंदगी के साथ, और बनारस पहुंचती है। और बनारस में वहां तो ढेर सारे फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको दीपदान किया जाता है, सारे राख और भस्म सब कुछ उनको दे दिया जाता है, और उनमें कुछ और गंदगी डाली जाती है। और उसके बाद वे पहुंचती हैं बंगाल, और बंगाल से होते हुए वे चली जाती हैं समुद्र में। अब इस सफर में हमारे पास जितनी गंदगी होती है ना, हम उसमें डाल देते हैं गंगा में, और उसके बाद हम चाहते हैं कि गंगा हमें स्वच्छ करें, हमें स्वर्ग लोक भेजें। तो कैसे कैसे हम उसमें गंदगी डालते हैं देखते हैं। कानपुर में फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं, चमड़े के उद्योग बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से उन फैक्ट्रियों का गर्म पानी, चमड़े वाला कचरा, ये सब पहुंचता है गंगा में। इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम, और इस त्रिवेणी में सब जानते हैं कि वहां पर नहा लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस मोक्ष की प्राप्ति में हम गंगा को ही मोक्ष दे देते हैं। उनको इतना गंदा करते हैं, साबुन लगा लगा के मल मल के नहाते हैं उसमें, और उसमें फूल डालते हैं, दीप डालते हैं, और गंगा को गंदा करते हैं। उसके बाद गंगा और आगे जाती है, जब बनारस में पहुंचती है तो वहां तो साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति बनारस में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। काशी में मरे यानी स्वर्ग गए। तो लोग काशी में मरते तो भले नहीं है, लेकिन चले जाते हैं, शमशान उनका वही है, और वहां वे जलाए जाते हैं, और उनकी सारी गंदगी पहुंच जाती है गंगा में। जलने के बाद जो राख है, कूड़ा है, कबाड़ा है, उसके साथ जो अधजली लकड़ियां हैं वे भी पहुंचती हैं उसी गंगा में। और उसके बाद रोज शाम को दीपदान के साथ दीप बहा दिए जाते हैं गंगा में, और ये होता है कि ये दीप जाएगा हमें भी स्वर्ग ले जाएगा। अब भाई उनको तो वो स्वर्ग ले जाएगा कि नहीं पता, लेकिन साथ में गंगा को वह जरूर खराब कर देता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस तरह से गंगा हर जगह से प्रदूषित होते हुए जाती है, और बाकी कुछ काम जो हमारे खेतों में डालने वाले यूरिया और रासायनिक पदार्थ हैं वे पूरे कर देते हैं। जो हम बीज बोते हैं, उन बीजों में बहुत सारा पारा होता है। पारे से ना, पता है, जो बीज होते हैं ना, पारे से उनको शोधित किया जाता है। जरूरत तो कुछ भी नहीं है उसको करने की, या फायदेमंद बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन फिर भी किया जाता है। सभी विकासशील देशों में जो बीज होते हैं उनको शोधित करने के लिए पारे का प्रयोग किया जाता है। और यह पारा
बारिश के पानी के साथ नदियों में पहुंच जाता है। इसी तरह से आर्सेनिक, कैडमियम, ये सब भारी धातुएं भी नदियों में पहुंच जाती हैं पानी के द्वारा, बारिश के पानी से। और बाकी जो चिमनी के धुएं हैं, बाकी फैक्ट्रियों के जो धुएं निकलते हैं, वे सारे धुएं जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ वे सारी गैसें, जो धुएं हैं, जो ठोस हैं उसमें के, वे भी जमीन पर आते हैं और बह के पहुंच जाते हैं नदियों में, और इस तरह से नदियां हो जाती हैं पूरी गंदी। तो इनसे होता क्या क्या है? सबसे पहले तो एक चीज होती है बीओडी, मतलब कि बीओडी की बढ़ोतरी हो जाती है। वो कैसे होता है कि जब इतनी सारी गंदगी जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक। और जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसमें जो जीव रह रहे हैं, जो जीव मतलब जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं, ये सब जो भी जीव हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, पानी में घुली अवस्था में ऑक्सीजन चाहिए मछलियों को, वह ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाता है। अब बीओडी क्या होता है? तो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो भी जीव हैं, उन जीवों को ऑक्सीजन की जो जरूरत है वही जरूरत कहलाती है बीओडी। जैसे मछली को चाहिए ना ऑक्सीजन, तो 1 लीटर में कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन है और कितना और चाहिए, यही जो कमी है वो कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रसायन ऑक्सीजन मांग, ठीक है। और दूसरा होता है यूट्रोफिकेशन। ढेर सारा उर्वरक और ढेर सारे पोषक तत्व जब पानी में पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और ये ढेर सारे पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं? जैसे सड़कों पे, नदियों के किनारे जो लोग गंदगी फैलाते हैं, ये सारी गंदगी में पोषक तत्व तो होते ही है ना, वे सारे पोषक तत्व जाते हैं नदियों में। दूसरा, जो ढेर सारे रासायनिक खादें हम यूज करते हैं, अकार्बनिक खादें अपने खेतों में डालते हैं बारिश के पानी से, वो भी जाता है। तो ये सारे पोषक तत्व जो मिट्टी में नहीं घुल पाते हैं, वे सब के सब चले जाते हैं नदियों में, और इसी को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब पोषक तत्वों की अधिकता। अगला हम जान लेते हैं कि जो भारी धातुएं हैं वो किस तरह से हम पे असर करती हैं। तो देखिए, पहला हम जानेंगे मरकरी। मरकरी यानी पारा। पारा हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, ठीक। पारा कभी भी गलता नहीं है, मतलब ये खत्म नहीं होता, ये हमेशा ही उसी भाग में रहता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट सकता है, लेकिन यह नष्ट नहीं होता कभी भी पारा। तो पारा क्या होता है? एक स्थान से दूसरे, तो हमारे मस्तिष्क और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, उसको यह क्षति पहुंचाता है। और मरकरी से होने वाला एक रोग है मिनीमाता रोग। ये मिनीमाता रोग जो है ना, सबसे पहले हुआ था जापान में, इसकी खोज हुई जब जापान में एक ही बार मिनीमाता नदी या मिनीमाता जगह जो है उस पर बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ होने लगी है, एक साथ बहुत लोग बीमार पड़े, तो इसलिए इस बीमारी का नाम रख दिया गया मिनीमाता डिजीज। और मिनीमाता डिजीज में होता क्या है कि ये होता है मछलियों को खाने से, ऐसी मछलियां खाने से जिनमें की पारे की अधिकता बहुत ज़्यादा है, और इसके बाद लोगों का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, वे मस्तिष्क जैसे और वे उनको सुन्न पढ़ना या समझने की शक्ति उनकी खत्म हो जाती है। दूसरा है लेड। लेड हमारे पाचन तंत्र और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। तीसरा है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है, यह हमारी जो त्वचा है ना, कोशिका जो है हमारी त्वचा में, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि ऐसा समझो कि कोशिका के अंदर का जो पानी है, जो कोशिका को फूला फूला सा रखता है या उसको जीवित रखता है, जो कोशिका का पानी है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सीधी सी बात समझ लो। तो उस प्रोटोप्लाज्म पर यह असर डालता है, उसको खराब कर देता है। तो इससे कैंसर भी हो सकता है, मानसिक रोग भी हो जाता है। जैसे इससे क्या होता है कि कोशिकाएं हमारी सिकुड़ के खत्म हो जाती हैं आर्सेनिक की वजह से। और कैडमियम की वजह से हृदय रोग हो जाता है, मिचली आती है, उल्टी होती है, दस्त होते हैं। और क्रोमियम तो कैंसर कारक होता ही है। अब देख लेते हैं, जैसे ये देखिए आर्सेनिक की वजह से फफोले पड़ जाना, हाथों में बहुत ज़्यादा फफोले से होते हैं और फिर वहाँ पर घाव होते हैं, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते। दूसरा होता है मिनीमाता डिजीज, जो मछलियों की वजह से होता है। मछलियों में पानी के मतलब पानी में अगर बहुत ज़्यादा
पारा पहुंच जा रहा है, मरकरी पहुंच रही है, और अगर उस मछली को खाया जा रहा है तो मिनी माता रोग व्यक्तियों में भी हो जाता है। और यह है क्रोमियम और निकल की वजह से त्वचा में जो हो जाती है त्वचा का कैंसर, या फिर कभी कभी गले का भी कैंसर हो सकता है, या हमें जो श्वास नली है ना, श्वास के द्वारा अगर पहुंच रहा है तो उसमें भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं इनको रोकने के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो हमारे संविधान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्राविधान किया गया है, ताकि जो हमारे देश में, हमारे यहाँ जो भी प्रदूषण हो रहे हैं उसको, उस पर नियंत्रण लाए। तो हमारे जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है, इस पर नियंत्रण के लिए निर्माण किया गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का, और इसका निर्माण हुआ 1974 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यह करता क्या है कि जो भी राज्य है ना, हर राज्य से होकर जो नदियां गुजरती हैं, तो उन नदियों की स्वच्छता का काम यह राज्यों को दे देता है कि आप इसे करेंगे, और एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि अब आपको ये काम करना है, इन नदियों को आपको इतनी दूर को साफ करना है। उसके बाद है जल प्रदूषण से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, जल स्रोतों में जो गंदगी जाती है ना, उसकी वजह से बहुत सारे रोग हैं। एक सबसे कॉमन जो बीमारी है वो टाइफाइड। अगर आप प्रदूषित पानी का सेवन कर रहे हैं, अगर आपके आसपास का ये पानी प्रदूषित है और आप प्रदूषित पानी का सेवन कर रहे हैं, तो टाइफाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक सबसे कॉमन डिजीज है यह। अक्सर आपको बुखार हो ना, तो डॉक्टर ये बताता है कि टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड गंदे पानी की वजह से होता है, दूषित पानी की वजह से होता है। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि बाकी पानी, जो नदियों का पानी है, उनको हम कैसे साफ कर सकते हैं। तो अगर हम उसमें घरेलू कचरा न डालें, मूर्ति विसर्जन न करें, शवों को नदियों में न बहाएं, तो काफ़ी हद तक हम एक कमी कर सकते हैं। और जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों का जो गर्म पानी जा रहा है या गंदा पानी जा रहा है, उसे हम शोधित करके या ठंडा करके अगर हम नदियों में भेज रहे हैं, तो इस तरह से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जल प्रदूषण को। अब हम अपने घर पर जो पानी पीते हैं वह पानी काफी गंदा होता है। नल से जो भी पानी आता है ना, वो पानी साफ नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो धरती है, उस धरती के अंदर भी पानी काफी गंदा हो चुका है। तो वो पानी अगर ऊपर आ रहा है और हम पी रहे हैं, तो वो पानी साफ नहीं है। इसमें हमारे पास इस तरह से हमारे पास दो चांसेस है, या तो हम आरओ का प्रयोग करें, या फिर हम पानी को बॉयल करें, फिर ठंडा करें और फिर पिएं। तो यह सबसे बेटर उपाय है कि पानी को बॉयल करके ठंडा करके पिया जाए, क्योंकि आरओ में भी, आरओ का पानी अगर हम पी रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे धातुएं हैं जो इनकी हमको आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जैसे कैल्शियम या फिर क्लोरीन, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको ज़रूरत है, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं आरओ के पानी से। तो यह बेटर ऑप्शन है कि हम पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करें, फिर 5 मिनट तक उसको कंटिन्यू बॉयल करें, और फिर उसको ठंडा करें, और फिर उस पानी का हम सेवन करें, या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हम सेवन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, जो है बसवा का खेत। इसमें हम कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा ही चैप्टर है बस, लेकिन आपको जानना है इसमें कुछ खास बातें। जैसे हमारे पप्पा, मतलब पापा को क्या कहते हैं? पापा। तो जब हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में पापा को बोलते हैं अप्पा। ठीक, तो ये पहला वर्ड आप जान जाइए कि आपके पप्पा कर्नाटक में कहे जाएंगे अप्पा। दूसरा वर्ड है खूंटी। खूंटी ऐसे कपड़े लटकाने वाली खूंटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। खेत में खूंटी क्या आता है? अरे खूंटी खेत में भी ये नहीं, हम लोग के यहाँ जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें, हम उनको खूंटी कहते हैं ना, लेकिन कर्नाटक में खूंटी का मतलब होता है फावड़ा। जो फावड़ा, जो कुदाल होती है ना, उसको हम कहते हैं खूंटी। तीसरा है वर्ड कुरिगे। कुरिगे ऑप्शन सा वर्ड है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। कुरिगे का मतलब होता है एक ऐसा हल जिसमें कि बीज डालने वाला यंत्र भी जुड़ा हो। मतलब पुराने तरीके का ही है, लेकिन एक पतली सी नली होती है जिससे एक एक करके बीज, हल आगे चलता जाता है और उसके साथ एक एक करके बीज भी गिरते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, बीज बहुत ज्यादा नहीं गिरते। चौथा वर्ड है खरपतवार। खरपतवार तो आप जानते ही होंगे। जब कहा जाता है कि अगर दिमाग को आप खाली रखते हैं तो उसमें खरपतवार चले जाते हैं, तो दिमाग की तरह ही खेत में भी जब आप खाली रखते हैं खेत को, तो अपने मन से, बिना बोए हुए, बिना बीज डाले जो चीजें स्वयं से उत्पन्न हो जाती हैं,
जो अवांछित चीजें, अवांछित पौधे जो खेतों में उग जाते हैं उन्हीं को कहते हैं खरपतवार। और अगर इन खरपतवारों को हम नहीं निकालते तो यह खरपतवार हमारे पौधों की वृद्धि को रोक लेते हैं। अगला पार्ट है, अगला वर्ड एक और है इलिगे। इलिगे ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा यंत्र है ना जो हर घर में होता है। चाकू की जगह पे घर पे एक और चीज जो यूज होती है ना उसी को कहते हैं इलिगे, लेकिन उसको आप देख के समझिएगा। नाम आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या नाम है इलिगे का, आपके यहाँ किस नाम से बुला जाता है। देखिए ये है, ये क्या है, ये है खूंटी, ठीक, फावड़ा। ये है कुरिगे। कुरिगे ये जो देख रहे हैं आप ना, इसमें बीज डाल दिया जाता है और वो बीज यहाँ से थोड़ा थोड़ा होके बीज गिरता जाता है, आगे इस हल को बैल खींचते जाते हैं। और अगला वर्ड देखिए, ये है, देखिए ऐसे एक कुरिगे है, ऐसे यहाँ पे बीज डाला जा रहा है और बैल हल को खींच रहे हैं और इसके साथ ही बीज भी गिरता चला जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। अगला वर्ड ए इलिगे है, पहचान गए अब इसे, घर पे यूज होता है और पुराने जमाने में यही यूज होता था चाकू की जगह पे। और अब भी जब जैसे कटहल वगैरह काटना हो, कोई ऐसी बड़ी सब्जी काटनी हो जो चाकू के हाथ में नहीं आ पाए, तो फिर इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ तो इसे हम नहीं बताएंगे, वही आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, सॉरी कमेंट करके बताइएगा कि क्या है ये, ठीक। अब हम जान जाते हैं 3 फसलों के बारे में, जो किस समय पर कौन सी फसल बोई जाती है उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल देखिए जो जाड़े में बोई जाए, यानी रबी का मतलब क्या है, सूरज। जब सूरज की हमें जरूरत हो, ऐसी फसल जिसे सूरज की जरूरत हो उसे कहते हैं रबी की फसल। देखिए रबी की फसल की खासियत मैंने आपको बता दी, सीधा सा आप समझिए, जब सूरज की जरूरत हो। और सूरज की जरूरत कब होती है, ठंडक में, क्योंकि गर्मी में तो वो अपने आप इतना आता है ना, इतनी धूप देता है कि पता ही नहीं चलता, टोटल टाइम रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो गर्मी में तो उसकी जरूरत नहीं हो, अनवांछित कहेंगे उसको, लेकिन जाड़े में हमें उसकी जरूरत होती है। तो जाड़े यानी जब हमें रबी की जरूरत हो उस समय जो फसलें होती हैं उनको हम कहते हैं रबी की फसल। और अब कैसे आप याद करोगे कि रबी की कौन कौन सी फसल होती है, तो जाड़े का याद कर लो भाई, जाड़े में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो सबसे पहले गेहूं जाड़े में बोया जाता है ना, प्याज जाड़े में बोई जाती है, और इसके साथ ही चना जाड़े में ही बोया जाता है। सरसों के फूल जाड़े में ही खिलते हैं ना, तो सरसों क्या हुआ, रबी की फसल हुई। इसके साथ ही मटर और सरसों का साग भी तो आप खाते हो ना, मटर और सरसों का साग जाड़े में ही तो मिलता है, गर्मी में थोड़े ना मिलता है, तो ये भी रबी की फसल हो गई। इसके साथ ही बरसीम जो बोया जाता है जानवरों के लिए चारा, वो भी जाड़े की फसल है। इसके साथ ही मसूर की दाल जो है, आलू, तंबाकू और जई, ये सब चीजें जाड़े की फसलें हैं। जाड़े की फसल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जाड़े में जरूरत होती है रबी की, और रबी हो गया रबी की फसल, ठीक। अगला हम देख लेते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जब बहुत गर्मी हो, ठीक। रबी की फसल जब रबी की जरूरत हो, ऐसी फसलें जब रबी की जरूरत हो तो रबी की फसल होगी। और खरीफ की फसल जब हमें खरी खरी धूप मिल रही हो, मतलब जो धूप में खरी लगती है, खरी मतलब खराब लगती है, उस धूप में जो फसल होती है उसे हम कहते हैं खरीफ की फसल। मैं आपको कोई समय नहीं बता रही हूँ, समय इसमें लिखा हुआ है, या तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे पास बेटर ऑप्शन था कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि खरी मतलब जब धूप खरी खरी हो या गर्मी बहुत बुरी वाली लग रही हो, खराब, खरीफ मतलब खराब, तो ऐसे समझो जो खराब वाली धूप हो ना, उस समय की जो फसल होती है वह फसल कहलाती है खरीफ की फसल। और जब खराब खराब वाली धूप होती है ना, तो खराब खराब वाला पानी भी बरसता है, तो इन पौधों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग, मूंगफली, गन्ना, अरहर, सनई, ये भिंडी, ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक। और उसके बाद तीसरा फसल है जायद की फसल। तो जायद का मतलब ये समझो कि ज्यादा वाली फसल, जो बड़े बड़े, जायद मतलब ज्यादा वाले, तो जो ज्यादा बड़े बड़े होते हैं ना फल, उनको कहते हैं जायद की फसल में आते हैं। जैसे तरबूजा, खरबूजा,
ये सब बड़े बड़े जो फसलें हैं, खीरा, जैसे ढेर सारी पानी वाली जो फसलें हैं ना, जो फल आप खाते हैं गर्मियों के सीजन में, मई जून जुलाई में जो मिलती हैं, गर्मी जुलाई तक जो मिलती है, मतलब इनको पानी की भी ज़रूरत होती है और इनको ज़रूरत होती है ढेर सारी धूप की भी, और ये हरी मतलब बहुत सारा पानी होता है। तो ऐसी जो फल अगर आप खाते हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, उन सभी को का टाइम होता है जायद। आ गया समझ में? रबी यानी जब हमें सूरज की ज़रूरत हो, यानी रबी की जब ज़रूरत हो यानी जाड़ा, खरीफ जब खराब वाली धूप हो यानी गर्मी, और जायद मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए, इनको ज़्यादा चाहिए हर चीज़, धूप भी ज़्यादा चाहिए और इनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ज़्यादा। तो ऐसे जायद हो गए इनमें जो होते हैं, और इनमें देखो पानी भी ज़्यादा चाहिए, धूप भी ज़्यादा चाहिए, और ये ज़्यादा बड़े भी होते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू हो गया, ध्यान आया कितने बड़ा सा होता है। तो ये सारी फसलें जो होती हैं, और इसके साथ कटहल भी याद कर लो ना, कटहल भी तो गर्मी में ही होता है भाई। तो ये सब ज़्यादा वाली जो फसलें हैं ये होती हैं जायद में, याद हो गया होगा ना। अब अगला आते हैं 15 चैप्टर है मंडी से घर तक। देखो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रेहड़ी लगाता है। रेहड़ी का मतलब होता है जो ऐसे ठेले होते हैं ना, ठेले जिसपे दुकानदार सब्जी वब्जी लेके और घर के आगे, मतलब सबके घर के आगे घूम के बेचते हैं सामान, उसको कहते हैं रेहड़ी। रेहड़ी का मतलब इस पे जो लोग सब्जी बोते हैं, मतलब सब्जी जो बोते हैं लेके बेचते हैं या फल बेचते हैं, उनको कहते हैं रेहड़ी। तो उनको नहीं, वो सामान बेचने वाले को कहते हैं, सॉरी, जिस पे रखते हैं उसको कहते हैं रेहड़ी, ठीक। तो देखिए इस पे क्या हो रहा है कि एक ऐसी इंसान की कहानी है जो रेहड़ी लगाता है, और उसकी जीवन की दिनचर्या की बात हो रही है कि सुबह 3 बजे उसे उठना पड़ता है, क्योंकि मंडी से उसे सब्जियां खरीद के लानी है, और 7 बजे तक फिर उसको बाजार में जाके उनको बेचना है, क्योंकि अगर वो देर होकर देता है तो बाकी दूसरे लोग दूसरे दुकानदारों से सब्जी खरीदने लगेंगे, और फिर रात के उसे पूरे दिन बेचता है, फिर रात के 10-11 बजे वो घर लौट के आता है। तो उसमें उसका पूरा परिवार एक तरह से शामिल हो जाता है उसके कामों में। उसके बच्चे सुबह उठते हैं, फिर सब्जियों को अलग करते हैं, और फिर जब सब्जी आती है तो उनको करीने से सजाने का काम करते हैं, और फिर वो ठेला लेके जाता है, फिर उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वो जब दोपहर में बच्चे आते हैं तो उसके लिए खाना लेके उसी बाजार में जाते हैं, उसे खाना देते हैं, फिर उसकी टिफिन लेके आते हैं। तो इस तरह से एक ऐसे परिवार की बात की गई जिसमें बच्चे संवेदनशील हैं, अपने घर के कामों को करते हैं। तो देखिए बच्चों को बाल मजदूरी तो बच्चों से नहीं करानी चाहिए, ये गलत बात है। इस पूरी कहानी का उद्देश्य यही है बताने कि बाल मजदूरी बच्चों से नहीं करानी चाहिए, लेकिन बच्चों को इतना संवेदनशील बनाना चाहिए कि वह अपने घर के परिवार के कार्यों में मदद करें, ठीक। तो ये चैप्टर में बस इतना ही है। अब हम आते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर है 16, चू चू करती आई चिड़िया। यह एक चिट्ठी है, गुजरात के गीजूभाई बधेगा की चिट्ठी है, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी भावनगर से 13 अप्रैल 1936 को। यह बच्चों के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे, उनके लिए कहानियां लिखा करते थे। तो उन्हीं की एक चिट्ठी है जिसमें उन्होंने लिखा है अपने आसपास की चिड़ियों के बारे में, और हम भी कुछ बहुत ही मजेदार बताने वाले हैं आपको इन चिड़ियों के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस चिड़िया की। ये मेरी फेवरेट है क्योंकि मतलब बहुत ही खूबसूरत होती है ये चिड़िया, और इसका घोंसला तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और इसके घोंसले की सबसे बड़ी जो खास बात है ना, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए इस चिड़िया का नाम है बीबर, और पता है इसमें जो नर चिड़िया होते हैं ना, वे मतलब ढेर सारे घोंसले बताते हैं, लटकते हुए घोंसले होते हैं उनको। मैं जब कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एमएससी कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने देखा था कि मेरे घर के पीछे केले के ढेर सारे पेड़ थे। तो उन केलों के हर पत्तों में, एक एक पत्ते में ना 4-4, 5-5 ऐसे घोंसले बनाए गए थे। और उसके बाद जो मादा चिड़िया थी ना, उसने आया सारे घोंसलों को रिजेक्ट कर दिया। उसने सिर्फ एक घोंसले को चुना और उस घोंसले में उसने अंडे दिए। मीन्स कि इतने सारे घोंसले बनते हैं, लेकिन उसे जो पसंद आता है उसी एक में वह अंडे देती है, बाकी सारे घोंसले ऐसे बेकार देते। तो वो मेरा, और इनके घोंसले बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इतना सुंदर आर्किटेक्चर होता है ना कि आप देखते रह जाएंगे, मतलब बहुत ही खूबसूरत नायाब। और अगला देखते हैं, ये है गौरैया, जो हमारे हर सबके घर में होती है। इसे दूर रहना पसंद नहीं है, इंसानों के साथ ही रहती है।
22 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम हो जा रही है। अगर 20 सालों की बात करें, पिछले 20 सालों की, तो इनमें 60% की कमी आ गई है इनकी संख्या में। पहले मुझे, जब मैं छोटी थी, तो मैंने देखा था कि मेरे घर के आसपास इतनी सारी चिड़िया थी। मेरे घर में ही आंगन है, आंगन में बहुत सारी चिड़िया का घोंसला था। अब जब हमने उस घर को छोड़ दिया, तो अब उसी घर में एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं है। तो यह चिड़िया जो होती है ना, इंसानों के पास रहती है, दूर नहीं रह सकती। अब उस घर में जो हम लोग नहीं रहते, तो वहां पर रहते हैं कबूतर। कबूतर ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ लोग नहीं रहते, जैसे या तो खंडहर में, या पुराने घरों में, या ऐसी जगहों पे जहाँ मतलब लोगों का आना जाना बहुत ही कम हो, ऐसी जगहों पे रहते हैं, छज्जे पे। और जबकि जो ये चिड़िया है, गौरैया, यह लोगों के बीच में रहती है, मतलब ये घर के अंदर रहेगी, जबकि कबूतर घर के बाहर रहते हैं। ये तीसरा पक्षी है कठफोड़वा। कठफोड़वा वह पक्षी है जो कि नाम से ही पता चल रहा है काठ को फोड़ने वाले। तो ये लकड़ियों को ना पेड़ों में छेद कर देते हैं, और बहुत ही फास्ट करते हैं। मैंने इसको देखा, इतनी जल्दी जल्दी ये छेद करते हैं ना, और उसके बाद उसी में अंदर छेद करके फिर उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। अगला पक्षी है, ये देखिए, ईगल। और ईगल का घोंसला सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, तो वह है ईगल। ठीक है, यह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाता है घोंसला, और यह लकड़ियों से बनाता है, मतलब बहुत ही रूखी, कड़ी, टाइट वाली जो लकड़ियां होती है ना, उनसे अपना घोंसला बनाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं स्वान के बारे में। तो स्वान जो है ना, बत्तख, यह अपना घोंसला बनाता है जमीन पर, और जमीन पर जो भी घास फूस होता है इन सबको लाके रख के अपना घोंसला बनाता है। ये है फाख्ता। फाख्ता कबूतर की ही एक प्रजाति है, लेकिन फाख्ता और कबूतर में अंतर ये है कि फाख्ता थोड़ी गोरे गोरे होते हैं, मतलब सफ़ेद होते हैं। और इनका घोंसला जो है कि किसी भी पेड़ पे बना लेते हैं, जैसे कि मेहंदी का पेड़, मतलब ऐसे जिसमें कांटे वाले जो पेड़ होते हैं ना, इन कांटे वाले पेड़ों पे बनाते हैं फाख्ता अपना घोंसला। और ये है कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन, यह घोंसला, मतलब कलचिड़ी मतलब काली चिड़िया, लेकिन ये बस चिक 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 करती रहती है। और यह ना कहीं भी ढेर सारे पत्थर देखेगी ना, उन्हीं पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बना लेगी। मतलब इसको टाइट वाली जो जगह है ना, कहीं कड़ी वाली जो जगह है, उन जगहों पर ये बनाती है अपना घोंसला। उसके बाद अगला हम देखते हैं कौवा। इनके पूछने ही क्या, ये अपने घोंसले में ना जहाँ से तार पा जाए, कहीं से बिजली के तार अगर पा जाए, कहीं से, मतलब जितनी कबाड़ चीजें होती हैं ना, प्लास्टिक, ये सारी चीजें अपने आप रख लेते हैं। और बहुत मोटे मोटे जो लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों के पर ये घोंसले बनाते हैं। इनका घोंसला मैंने देखा था यूकेलिप्टस पे, मतलब इतनी जोर से हवा चलती है, तो आपने देखा होगा यूकेलिप्टस सीधा पेड़ होता है और इतना हिलता है, वो हमेशा हिलता रहता है वो। और ये वहां से उस पर जाके अपने घोंसले बनाते हैं, एकदम ऊपर, और वो भी सिर्फ लकड़ियों के। मतलब अपने बच्चों को ये बिल्कुल आराम नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी सुख सुविधा नहीं देता। सिर्फ लकड़ियों के घोंसले होते हैं, उसमें कुछ नहीं डालता है, जिससे कि वो आराम, नरमदायक और मुलायम बने। और इनकी एक और खास बात है कि जो कोयल होती है ना, कोयल के अंडों को ये अपने यहाँ सहेज के रखते हैं, और उनको उतना ही दुलार प्यार देते हैं जितना अपने बच्चों को। और जब कोयल के बच्चे निकलते हैं अंडों से, तो कुछ दिनों बाद वे उड़ जाते हैं, क्योंकि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। यह अपने बच्चे हमेशा ही कौवे के घोंसले में डाल देती है, मतलब आलसी पूरे है आए। अगला देख लेते हैं, ये है बसंत गौरी। बसंत चिक 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 चिक, पूरे टाइम इनकी आवाज आती है, चिक 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 करके चू 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 करते रहते हैं। और यह अपने घोंसले बनाते हैं पेड़ों में जो गड्ढे हो जाते हैं ना, छेद होते हैं ना, उन छेद के अंदर ये अपने घोंसले बनाते हैं। इसके बाद आते हैं दर्जिन चिड़िया। दर्जिन से नाम ही लग रहा है, जिनको सिलाई बुनाई आती है। तो यह चिड़िया क्या करती है ना, दो पत्तियों को जोड़ लेती है। जो भी पेड़ की बड़ी बड़ी पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों को ये आपस में सिल लेती है, और सिलने के बाद उसमें रुई, फर, जो कुछ भी ये पाती है ना, जो नरम मुलायम कुछ हो पाए, तो उन सबको यह रख लेती है और इसमें अपने अंडे देती है। इसके बाद हम बात करें शक्कर खोरा की, तो शक्कर खोरा भी लटकते हुए ही बनाती है, लटकते हुए घोंसले बनाती है। इसके घोंसले बीबर पक्षी से अलग ये होते हैं कि बीबर पक्षी के घोंसले बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके थोड़े कम खूबसूरत होते हैं। और ये अपने घोंसले में मकड़ी के जाले, आसपास की रुई, या कुछ भी इसने पाया ना, मतलब जिसे ज्यादा से ज्यादा मुलायम हो सके, तो सब कुछ लाके अपने घोंसले के अंदर डाल देती है। अगला हम देखते हैं मैना। मैना वो
पक्षी है, तोते के बाद दूसरी पक्षी है जो इंसानों की भाषा बोल सकती है। इसमें और तोते में अंतर ये है भाषा में कि तोता सिर्फ नकल कर सकता है, लेकिन मैना बहुत ही जल्दी इंसानों की भाषा सीख लेती है और वह सवाल जवाब भी कर सकती है। अगला है बस्तर मैना। यह मैना उत्तराखंड की मैना है। यह उत्तराखंड में पाई जाती है, यानी पहाड़ों की मैना। और यह है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, और इसका डांस तो ऑसम। अगला है बुलबुल। गाना गाने के लिए प्रसिद्ध हैं, हमेशा गाती रहती हैं। बस इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट।